डिसिप्लिन। हम्म। अब तो टीचर हाथ नहीं लगा पाता, तब तो मतलब छड़ी से पीटा जाता था। फादर और मदर दोनों एक पोजीशन पे थे, तो लोग मुंह पे तो नहीं बोल पाते थे। मैंने सारी मस्ती देखी है, टीचर्स को गिरा देना, स्टूल तोड़ देना। मेरे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे मेरे को कि शायद इसकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है। जैसे आपने 94 में गैस एजेंसी स्टार्ट की। फादर पॉलिटिक्स में थे और तब ये था कि गैस एजेंसी पावर वालों को मिलती है। दूसरी एजेंसी पे बैठ के काम सीखा, और सबसे अच्छी एक चीज़ है कि आप ईमानदारी से कोई काम करो। उस वक्त आपको दिक्कत आती है। नेतृत्व या समाज की सेवा आपको विरासत में मिली है। मैं धीरे धीरे न चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में आ गई। फिर आप कितना ताजमहल चाहती है, फिर अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा आपने? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता भट्ट। हर एपिसोड में एक नई महिला से मुलाकात करते हैं और आपके साथ मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हर महिला हमें कुछ सिखा कर जाती है, कुछ नया बता कर जाती है। क्योंकि एक महिला की कहानी सिर्फ उसकी नहीं होती, वो समाज की सोच की शुरुआत होती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे फैसलों के सामने खड़ा कर देता है जहां हमें अपने सपनों से ज़्यादा जिम्मेदारी को चुनना पड़ता है, लेकिन वही फैसले एक दिन समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी महिला से जिनकी यात्रा संघर्ष से नेतृत्व तक पहुंची है। हम मिल रहे हैं सुश्री इष्टा भाचावत जी से। आज हम उनसे बात करेंगे उनके संघर्ष के बारे में, उनके फैसलों के बारे में, वुमन एम्पावरमेंट के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में और जीवन के अनुभव के बारे में। और उनसे की हुई बातचीत आप लोगों को जरूर मोटिवेट करेगी। दीदी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। दीदी, आपकी एजुकेशन लाइफ से स्टार्ट करते हैं। जब आपने अपने बात में मुझे बताया कि 9th से ही आप बॉयज़ के साथ पढ़ी हुई हैं और एमफिल भी बॉयज़ के साथ ही पूरा आपने किया है, तो उस टाइम तो कॉलेज स्कूल मेल डोमिनेटिंग होते थे, तो कितना चैलेंजिंग हुआ होगा दीदी? मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी रहना है और आपके एजुकेशन पे भी फोकस करना है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके घर में आपका सपोर्ट कैसा है, क्योंकि आपका जो फैमिली है, आप किसी भी परिवार में देखिए, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सबसे बड़ा क्रिटिक भी आपकी परिवार होता है और सबसे बड़ी ताकत भी आपका परिवार होता है। तो परिवार से कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरा एडमिशन जब मैंने जिद किया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, और हम 5 बेटियां थी, तो मेरी मम्मी को ये था कि फादर पॉलिटिक्स में थे और मंदसौर में गर्ल्स में थी, महारानी में, और मेरी मम्मी को था कि नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थी, तो बोले नहीं, मेरे पास रह के पढ़ेगी, राजस्थान की एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो एमपी के बजाय। मम्मी का था कि मैं तो राजस्थान से ही पढ़ाऊंगी ग्रेजुएशन को एटलीस्ट। तो पापा ने रहते भी नहीं थे यहाँ, तो मम्मी को था कि पापा ने बोला पढ़ लोगी? हाँ, पढ़ लूंगी। तो सोचा भी नहीं था, घर में ऐसा कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ कि मेरे को बॉयज स्कूल जाना पड़ेगा, और घर से 5-6 किलोमीटर दूर था, गवर्नमेंट स्कूल था, और उनके लिए भी एक नया था। बट मेरे को लगता है कि उस टाइम में लोगों में वैल्यू ज़्यादा थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, और टीचर्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। नो डाउट मैं कोई लेडी टीचर भी नहीं थी उस स्कूल में। तो अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो 3 साल मैंने 9th 10th 11th जो निकाले, शुरू में तो लगा वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता था, टाट भी, और पहले का एजुकेशन में और बॉयज स्कूल, सारी मस्ती प्लस टीचर्स का डिसिप्लिन। अब तो टीचर हाथ नहीं लगा पाता, तब तो मतलब छड़ी से पीटा जाता था। तो डर भी लगता था कि यार ऐसा अपन कोई गलती नहीं कर दे कि मार पड़ जाए या छड़ी खानी पड़ जाए। बट मेरे रहते वो कभी नहीं हुआ। हाँ, एक दिक्कत थी भाषा की, थोड़ा सा आपको भी पता है कि लोग जब लड़के आपस में बात करते हैं, पर बहुत टचवुड कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले कि वो भी ध्यान रखते थे कि ऐसे बात नहीं करना है, ये क्लास में है। धीरे धीरे एक वो एज कहते हैं ना, टीन एज, वो लोग भी नए थे, उनका भी एक्सपीरियंस नया था, मेरा भी नया था, तो टीचर्स का सहयोग मिला, तो मेरा निकल गया। मेरे को कभी याद नहीं, शायद वहाँ लेडीज वॉशरूम भी नहीं था, और मुझे अब सोच के लगता है कि मैंने वो 3 साल कैसे निकाले जहाँ कुछ भी नहीं था, पर एक जुनून था घर में से कि जब तेरे को पढ़ना है तो तू पढ़। और वो तब, अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया प्रतापगढ़, तब तो सिर्फ तहसील था, तो लोगों को लगता था यार ये क्या करा है इन्होंने, ये कैसे जा रहे हैं। बट चूंकि फादर और मदर दोनों एक पोजीशन पे थे, तो लोग मुंह पे तो नहीं बोल पाते थे, और ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं आई मुझे तो नेचुरली। मुझे अब लगता है कि शायद मैं अभी गई होती तो बहुत दिक्कत होती। जो आजकल का माहौल है,
जो सोशल मीडिया से कहो या जिससे भी कहो, टीवी से, बट उस वक्त वो उन लोगों का भी एज वही था। फिर बाद में फ्रेंडशिप हो गई। मेरे को बेंच अलग मिलती थी, मेरी रो अलग थी, और मैंने सारी मस्ती देखी है, टीचर्स को गिरा देना, स्टूल तोड़ देना। और हमारे यहाँ का बहुत बड़ा था वो स्कूल जो था, मतलब वहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड था, एक हॉकी ग्राउंड था, बास्केटबॉल ग्राउंड था, और गवर्नमेंट स्कूल था तो बाउंड्री नहीं थी, तो चले भी जाते थे। तो हर टीचर जो पहले आता था पीरियड लेने, वो अटेंडेंस लेता था कि आपकी अटेंडेंस होना, मतलब प्रेयर में हुई, फिर हर सब्जेक्ट का क्लास लगेगा उसमें अटेंडेंस होगी, कि भाग जाते थे। तो फिर वो भी सीख लिया था कि कैसे निकल जाना है क्योंकि एक स्कूल लाइफ का जो डिसिप्लिन रहता है उसको जो ब्रेक करने में मजा आता है, वो कॉलेज में जब छूट मिल जाती तो नहीं आता नहीं है। आता। तो वो दोस्ती हो गई, बड़े आराम से वो 3 साल निकले। फिर कॉलेज में तो क्या था कि वही लोग साथ थे। कॉलेज में चूंकि गर्ल्स में बायो था तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता था, तो गर्ल्स थी, पर वो जो बॉन्डिंग बॉयज के साथ हो गया था वो गर्ल्स के साथ नहीं हुआ। फिर जब मैंने वहां से बीएससी कंप्लीट किया, चूंकि मैथ्स था तो मुझे था कि मुझे आगे भी मैथ्स में परस्यू करना है, तो वहाँ पीजी नहीं था, तो मैं एमएससी मंदसौर जब करने आई तो 20 लोगों का, तो मुझे पता लगा कि यहाँ भी मैं अकेली हूँ, वहाँ पे भी कोई यहाँ भी गर्ल्स नहीं थी मंदसौर में, जबकि यहाँ था गर्ल्स। तो एमएससी शायद गर्ल्स को ये लगता है, कई लोगों को, मैं ये क्योंकि मैथ्स थोड़ी टफ सब्जेक्ट होता है तो उस वजह से नहीं थी। तो यहाँ भी मेरे साथ हुआ कि हम 20 में, मैं एक अकेली लड़की थी, तो एमएससी में भी नहीं मिली। और इंदौर जब मैं एमफिल करने गई, कि जब मैं एमएससी कर रही थी तब एक ये था कि मुझे पीएससी देना है या इसमें मतलब एजुकेशन लाइन में अपना करियर आगे बढ़ाना है। तब ऐसा लगता था कि गर्ल्स के लिए अच्छा है करियर है प्रोफेसर के लिए कुछ। तो मैंने एमफिल करने की सोची, मैं इंदौर गई करने, तो वहाँ हम 5 थे, तो वहाँ भी मैं अकेली थी। तो मेरे फ्रेंड्स चिढ़ाते थे मेरे को कि शायद इसकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है कि इसको लड़कियां नहीं मिलती। और वो बोलते थे तेरी वजह से हमारी क्लास में कोई लड़की नहीं है। पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़की क्यों, मुझे बड़ा एंजॉय होता था कि मैं लड़की हूँ। घर में कोई ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं हुआ दीदी आपको लेके कि वहाँ क्यों जा रही हो, गर्ल्स में क्यों नहीं पढ़ रही हो? मेरी दोनों सिस्टर्स जो थी, वो बड़ी जो थी उन्होंने बायो पढ़ा था और मुझे बायो नहीं पढ़ना था। मुझे मैथ्स पढ़ना है, मेरी मैथ्स थी भी अच्छी। तो फिर पापा में बोले, पापा तय किया दोनों ने कि बोले हाँ जब इसकी इच्छा है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे मेरे एडमिशन के बाद पता चला कि मेरा एडमिशन मेरे पापा ने बॉयज स्कूल में करा दिया है। वो उनका भी स्कूल रहा था और उनके क्लासमेट्स थे जो टीचर्स थे, उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी तो भेज दे। घर आके 5 सिस्टर्स थी तो फ्रेंड्स की कमी घर में नहीं थी। मेरे को कहना चाहिए उस वक्त का माहौल होते हुए भी कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती थी, मैं बॉयज में पढ़ी, पर किसी ने रोका टोका नहीं, मेरे मुंह पे नहीं रोका। माँ बाप मम्मी पापा को भी कुछ नहीं कहा, पीछे करते होंगे बात, वो बात अलग है, पर कई लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल हो गई थी कि अपन कर सकते हैं। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत अलग चीज कर रही हूँ। अब कि मेरा पैशन था कि मुझे मैथ्स पढ़ना है। जैसे आप 5 बहनें हैं, तो सब क्या क्या करती हैं? मेरी बड़ी बहन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया है, वो जीएचई डॉक्टर है, उनका पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट देखती है। उससे छोटी जो है वो उन्होंने बीएससी करके एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर वो कंप्यूटर कोर्स किए, वो जीएचई के साथ कंप्यूटर का बिजनेस देखती है। मेरा इरादा एमफिल करके ग्रेजुएशन में या यूपीएससी करने का था, पर मेरे को गैस एजेंसी का फॉर्म निकला, मैंने भरा, मुझे मिल गई, तो मैं बिजनेस देखती। तब सोचा नहीं था कि मैं ये करूंगी। मेरे से छोटी है, हम 5 3rd में हूँ, मेरे से छोटी है, उसने एमबीए किया है, वो आदित्य बिरला ग्रुप में अल्ट्राटेक में सीनियर मैनेजर है बॉम्बे में। सबसे छोटी वो सीएस है, वो हैदराबाद जीवी के ग्रुप में है डिप्टी जनरल मैनेजर। जैसे आपने 94 में गैस एजेंसी स्टार्ट की एज एंटरप्रेन्योर, तो उसमें भी चैलेंजेस तो रहे होंगे दीदी आपको? जी, जब मैंने, क्योंकि फादर पॉलिटिक्स में थे और तब ये था कि गैस एजेंसी पावर वालों को मिलती है, तो बोले नहीं आप थोड़ी करोगे, मतलब कोटा होता था। मेरी तो ओपन में थी, लेडीज, ऐसा नहीं था कि लेडी के लिए होगी। तो कई बार क्या होता है कि लेडीज के लिए भी होती है कैटेगरी। जब मैं कंपनी में गई तो मेरे को भी ये कहा गया था कि तुम थोड़ी करोगी, फादर देखेंगे या कोई और देखेगा, तुमको क्या करना है, तुमको क्यों सीखना है काम। मैंने बोला था नहीं मैं ही करूंगी। और मेरे फादर ने कभी मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं किया। तुमको जो प्रैक्टिकल आना है वो तुम्हें करना है, हैंडलिंग तुम्हें सीखना है। और घर से एक चीज थी कि
आपको जो काम करना है वो काम आपको आना चाहिए। आप डिपेंडेंट किसी पे हो, आप कभी उससे काम नहीं ले सकते। ये आप लाइफ में कभी भी देखिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपके ऊपर आ जाता है, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो आपको ब्लैकमेल करने लगता है। तो मैंने दूसरी एजेंसी पे बैठ के काम सीखा। कोई अपना काम सिखाता नहीं है, फिर रिलेशन अच्छे थे तो मैं वहाँ गई 8 दिन। तो मुझे पहले ही दिन बुकिंग पे बैठना पड़ा। तब कंप्यूटराइज नहीं था, मैनुअल होता था। तो मैंने वो उसको भी ऐसा लिया कि मुझे पब्लिक हैंडलिंग आ रहा है। मेन जो था पब्लिक से रिलेटेड काम था, और अब तो फोन पे बुक हो जाती है, तब तो कस्टमर को आना पड़ता था। तो आपको डेली 100-200 लोगों से बात करनी पड़ती थी। स्टाफ नहीं आया तो उसने जब ये लिया था कि अपने को करना है काम, तो फिर करना है और अपने को सब कुछ सीखना है। तो जैसे अपन सीख लेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फिर लोग कह नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी एक चीज है कि आप ईमानदारी से कोई काम करो। उस वक्त आपको दिक्कत आती है, पर लॉन्गर लाइफ में बहुत फायदा देती है। जब मैंने एजेंसी शुरू किया तो 100 रुपए का सिलेंडर 300 रुपए में मिलता था ब्लैक में। आप सोचिए 2 टाइम्स 93 कुछ था, और आज बुक कराया 35 दिन में सिलेंडर आता था। बुकिंग के 35 दिन बाद, 21 दिन में बुक होती थी और 35 दिन बाद सिलेंडर लगता था। तो ये था कि नहीं, इसको कैसे कम करना है। तो घर फादर ने मदर ने कहा ये टाइम तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान पैसा आ रहा है कि 100 का सिलेंडर, और तब इतनी चेकिंग भी नहीं होती थी। वो बेचारा आएगा ऑफिसर, वो मैनुअल कितना रिकॉर्ड आपका चेक करेगा। और इतनी शॉर्टेज में नहीं थी, लोग कनेक्शन के लिए उतने डेस्परेट नहीं थे कि मेरे को लेना है, डरते भी थे थोड़ा। और 12 साल पहले थी एक एजेंसी मेरी, 12 साल। बोले अगर ईमानदारी से काम करोगे तो ये ग्राहक आपके यहाँ बना रहेगा। नहीं तो जब फ्री, थोड़े साल में ये फ्री हो जाएगा ट्रेड, कस्टमर नहीं आएगा, आपको सीधा कहेगा बोले चोर है। तो मुझे उस चीज का, मैंने कभी ये लक्ष्य नहीं रखा कि मैंने एक चीज देखी इस बिजनेस में, आप भी अनुभव करोगे कि जो समझदार है, जो नियम जानता है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जो थोड़ा सा बोल लेता है उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफ आप किसको बना सकते हो? जो गरीब है, अनपढ़ है और जो सबसे ज्यादा नीडी है। तो मुझे लगता है जिस आदमी को आपको मदद करनी चाहिए उसकी जेब से आप पैसा निकालोगे, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। पर जब आप सोच लो कि आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो। और जब आपको ये लगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, फिर आप कुछ नहीं सीख सकते। आपको रोज कुछ, मैंने कस्टमर से सीखा। आप डेली लाइफ में देखिए कि मेरे यहाँ जो आती है वो गृहिणियां आती थी, जेंट्स का। कई ऐसी लोग होती थी जो वास्तव में अकेला काम कर रही थी, अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। तो वो भी इंस्पिरेशन हो जाती थी कि नहीं, ये बिना पढ़ी लिखी है, ये कर रही है तो अपन भी कर सकते हैं। आपको पता है आपने क्या क्या गलतियां की है या आपने क्या गलत किया है, वो सबसे बड़ी बात है। तो आपको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप चैन से सो पाते हो। लोग तो बोलते रहते हैं, दिक्कत तो होती है क्योंकि एसेंशियल कम्युनिटी में है प्रॉपर्टी, तो कई तरह के लोग आते हैं। और एक धब्बा तो है, जैसे एजेंसी पे शुरू से है ये कि एजेंसी वाले ब्लैक करते हैं और ये बदमाश लोग होते हैं, सताते हैं। पर मेरे साथ नहीं है। मतलब जब कम्युनिटी ऐसी है तो आपके ऊपर ये तो लगता है। पर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो सीधा ये कह देगा। हुआ मेरे साथ, एक ऑफिसर ने परेशान किया, मैंने लड़ाई भी लड़ी, फिर मैंने बहुत इंस्पेक्शन सहे। तब मेरे फादर, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मुझसे कहा भी गया कि ये हटवा लो पेनल्टी, आपको दिक्कत है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हटवा लेते हैं। मैंने और पापा ने नहीं, ये नहीं होगा कि मैं सही थी। मैं वो केस जीती, फिर मैंने उस ऑफिसर की कंप्लेन की, उसकी जॉब चली गई। जब मैं जीती उसके बाद मैंने कहा अब बहुत हो गया, 2 साल इसने मुझे टॉर्चर कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या करेगा। मेरे यहाँ विजिलेंस आई 4 दिन, मुझे उससे डर नहीं लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे कस्टमर्स ने भी मेरा साथ दिया कि मेरे ने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको 100 वाला सिलेंडर आप 150 में ले जाओ। जो है, जितना है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। फादर आपके पॉलिटिक्स में थे, एमएलए थे, आपने बताया। तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि नेतृत्व या समाज की सेवा आपको विरासत में मिली हुई है। हाँ, मुझे देखिए, तब तो मैं पब्लिक लाइफ में नहीं थी, पर इनडायरेक्ट में पब्लिक लाइफ में थी, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है वो लोगों से डेली से टच में था। तो मुझे उनके पॉलिटिक्स में रहने से जो लोग आते थे उनका हैंडलिंग, तो मैं किस तरह के लोग होते हैं, आपको हैंडल कैसे, पब्लिक को हैंडल कैसे करना है, वो मुझे
मतलब एक कहना चाहिए ना, बचपन से सीखने को मिला, तो मेरे को बहुत काम आया। और थोड़ा सा चूंकि उनका ओरा था और उनकी जो इमेज थी वो आज भी मेरे साथ है, तो वो हमेशा मुझे एक रहता है, वो मुझे गलत रास्ते पे जाने नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी किसी से 10 रुपए नहीं लिए। उनका पॉलिटिकल कैरियर प्लस कोऑपरेटिव बैंक का जो उनका कैरियर था बेदाग रहा। कितने कमीशन भी हुए, उन पे जांच भी हुई, पर वो हमेशा बेदाग रहे। तो वो एक जो इमेज मुझे मिली वो मुझे प्रेरित भी कर दी है कि मुझे अब इस लाइन से नहीं हटना है। उनकी ईमानदारी को आज भी याद किया जाता है, और उनका जो यहाँ जो है हो रहा, तो लोग बहुत स्नेह देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरी भी जवाबदारी है कि मैं कुछ तो एटलीस्ट कर पाऊँ। इसलिए उनके जाने के बाद मैं धीरे धीरे न चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में आ गई, कि जब लगा कि कांग्रेस नीचे जा रही है और हमारे सपोर्ट की जरूरत है, विचारधारा जो है वो मेन है, तो मैंने धीरे धीरे उसको ज्वाइन कर लिया। तो मुझे उनका काम का सपोर्ट बहुत मिलता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए शादी नहीं की है, तो पीछे पलट के देखती हैं तो कैसा लगता है? देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, एक्चुअली जो आपने मेरे से पहले पूछा था, बचपन से ये देखने में आ रहा था कि यार तुमको क्या करना है, ऐसा तुम्हारे तो पांचों ससुराल चली जाएंगी, देखेंगे तो दूसरे ही लोग, तो उन पे ज्यादा, तो वो एक ऐसा भाव आ जाता है ना कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, माँ बाप को किसी और पे डिपेंडेंट हो, इनका ध्यान कम रखो। तो लगा मेरे माँ बाप किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहेंगे, लोगों के ताने बहुत आए, तो शायद उसी वक्त से ये माइंड बन गया था कि मेरे पेरेंट्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मैं करूंगी। बाद में तो लोगों ने ये भी कहा, चूंकि एजेंसी इसके नाम है तो समाज तो कहीं छोड़ता नहीं, तो इसकी शादी कर देंगे तो एजेंसी चली जाएगी, इसलिए माँ बाप शादी नहीं कर रहे, अब घर में ये कमाती है इसलिए शादी नहीं कर रहे। कमेंट्स बहुत आए, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि करनी चाहिए। और फैमिली, मेरे ब्रदर इन लॉ, ऐसा नहीं है कि मेरी बहनों की लाइफ में कोई दिक्कत है, हम 2 अनमैरिड हैं, 3 मैरिड हैं, और बहुत अच्छा है। और तीनों दामाद का नेचर माँ बाप के लिए मतलब हमसे ज्यादा करते हैं, फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये बहुत बड़ी गलती कर ली, ये करना चाहिए था। शायद वो आदत हो गई है खुद के डिसीजन लेने की, खुद का काम करने की। अब ऐसा लगता है कि यार करी होते तो क्या किसी से दब जा सकते थे अपन, किसी का सुन लेते। अब लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होता कि नहीं करी तो क्यों नहीं करी। तो समाज में आपको अलग निगाह से देखा जाता है। कई लोग मेरे को पूछ लेते हैं कि पापा का चूंकि इतना वो हो रहा था, ऐसा था, तुमको किसी से करनी थी, पापा ने नहीं करने दी इसलिए तुम अनमेरिड रह गई, या मतलब हार्ट ब्रोकन हुआ, जिससे करनी थी उससे नहीं कर पाए इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, पर लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये टफ डिसीजन है दीदी आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। टफ नहीं, स्ट्रॉन्ग था कि आपने उस समय डिसाइड किया कि आपको शादी नहीं करनी है। तो लोग तो मन की लगाएंगे अपने हिसाब से। बोला ना कि मतलब लोगों ने ऐसे रिश्ते, परिवार से ऐसे रिश्ते भी आए कि लड़का कुछ नहीं करता है तो क्या हुआ, बेटी तो कमाती है, घर जमाई रख लो। मतलब ना पढ़ा लिखा है, तुमको तो बेटी ध्यान ही नहीं है, बाहर भेजना नहीं है, तुम्हें घर रखना है। तो किसी से भी जो कुछ नहीं करता है, तुम्हें जब वो कुछ नहीं करता है तो मेरे को ही करना है, तो एक और क्यों पालना है, मुझे नहीं करना है। बहुत सुनना पड़ा कई बार। पेरेंट्स नहीं जा पाते थे सोशल में, उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, बोला कि नहीं तुम कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो शादी, तुम्हें करना चाहिए, अकेली रह जाओगे, हम नहीं रहेंगे। पर शुरू से था तो बोले नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मेरी वजह से उनको दिक्कत तो बहुत समाज में और परिवार में सुनना पड़ा। अब वही लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत लकी हैं कि ऐसी 5 बेटियां हैं, कि उनको कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ रहा है कि सेवा नहीं हो रही है, या आज भी वो राजा की तरह जी रहे हैं। हम लोग भी 4 बहनें हैं, तो पहले बुरा लगता था, पुरानी बातें सुनते हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। बट अभी उनको देख के हम भी खुश, 4 बहनें खुश रहती हैं कि नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और जब उनका मन पड़ता है तो हम चारों के पास में जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल इजीली लाइफ चल रही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे अभी आप शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनी, मंदसौर में पहली बार कोई लेडी शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। तो जब आप किसी बड़े पद पे कोई महिला रहती है तो बाकी महिलाओं की उस पर आस बन जाती है कि हमारे लिए कुछ करेगी। तो आपको लगता है मंदसौर में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी आप पॉलिटिक्स में महिलाएं देखेंगी तो बहुत कम आपको मिलेंगी जो सेल्फ कर रही हैं। आप देखिए कि अपन नगर से ही चलते हैं कि 40 वार्ड हैं अपने यहाँ,
20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पॉलिटिक्स में बात करें, बेसिक मंदसौर शहर की बात, आप देखिए कि 20 महिलाएं लड़ती हैं। 20 में से आपको कितनी महिलाएं हैं जो खुद का डिसीजन लेती है, हस्बैंड उनके काम देखते हैं, हस्बैंड ही काम देखते हैं और वो आई हैं सेल्फ नहीं करती हैं। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि ये आरक्षण भी गलत है कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया और वो महिला अपना हक खुद ही छोड़ रही है कि नहीं मुझे नहीं आता। कई बार वो घर ही साइन करती हैं, उन्होंने अपना ऑफिस भी नहीं देखा, आपको पंचायत में मिल जाएगा, जिला पंचायत में, जो बेसिक जहाँ आरक्षण है। तो महिलाएं, दिक्कत ये है कि खुद का अधिकार छोड़ रही है। देखिए मैनेज तो करना पड़ता है, आपको किसी फील्ड में आना है तो आपको कई महिलाएं आपको मिल जाएगी, घर देखें, ऑफिस देखें, खाना देखें, तो आपको अपने लिए कुछ करना है तो अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और जिस चीज में आप सुधार करना चाह रहे हो कि ये चीज गलत है तो आपको उसमें घुसना भी पड़ेगा। तो मेरे को लगता है चूंकि मैं हूँ तो महिलाएं मेरे साथ प्रोटेक्टिव फील कर, और मेरी इच्छा ये है कि जो करना चाहती हैं वो आगे आए और खुद करें। इतने टाइम से आप पॉलिटिक्स में भी हैं, फैमिली का भी सब देख रही हैं, बिजनेस भी चला रही हैं, तो इन सब में मेंटल वेलनेस और पर्सनल बैलेंस कितना ज़रूरी होता है? देखिए मैंने कहा ना कि जब तक आपकी इच्छा नहीं हो, फिजिकल तो बहुत लगता है, आपका एक टाइम जो है वो शेड्यूल, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आपको अभी लग रहा है कि मेरे पास कोई काम नहीं है और हो सकता है आपके पास शाम तक बिल्कुल टाइम नहीं हो, अचानक कोई काम आ गया, किसी के आपको दुख दर्द में जाना पड़ गया या कुछ हो गया, तो टाइम सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। अब मेरे साथ होता है कि मेरे को अपना बिजनेस भी देखना है, मुझे अपना रिलीजियस वर्क भी देखना है, मुझे अपना सोशल भी देखना है और मुझे अपना घर भी देखना है। तो जो मुझे शेड्यूल रहता है मैं सुबह से तय कर लेती हूँ कि मुझे पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है। तो मेरा ऑफिस का मैनेजमेंट मैंने वैसा कर रखा है कि मेरा एक डर भी है कि मैंने छोड़ा है ऑफिस, तो ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल मुझे पता नहीं है कि 5 दिन से मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है। मैं उस पर भी ध्यान रखती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं 4-4 दिन मेरा ऑफिस देखने नहीं जा पाती हूँ, तो मैं फोन पे अपडेट ले लेती हूँ, मैं स्टाफ से बात करती हूँ कि मेरे को जब टाइम मिलता है कि नहीं भैया। तो क्या होता है जब ये पता लग जाता है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके यहाँ लीकेज शुरू हो जाता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। प्लस आपने सोचा कि मेरे को इसमें टाइम देना है, और एक मैं ये सोच लूं कि यार ये तो अब जबरदस्ती हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो हो सकता है मैं दिन भर सोए को निकाल लूं और फिर भी मैं थक जाऊं। तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो रखनी पड़ती है, प्लस आपकी सुनने की क्षमता जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो आपको बहुत कुछ कहेंगे, ताने मारने वाले तो कोई कम नहीं है। आप आगे हैं तो आपसे जेलेसी है, पीछे हैं तो आपको कमेंट करेंगे लोग, वो आप सोच के आपको ये तो रखना पड़ेगा, मेंटल आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा मेंटली कि ये तो कह रहे हैं। चैलेंज हर किसी की लाइफ में है, आप उसको कितने पॉजिटिव वे में लेते हो वो सबसे बड़ी बात है। आप इतना मल्टीटास्किंग है, इसमें इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा आपने? ये खाना तो बहुत अच्छा बना। मैंने बोला ना, मेरी मम्मी की नानी के पास हम बड़े हुए और उनका हमेशा एक डायलॉग रहता था कि तुम जब बड़े हो जाओगे, और टचवुड में 28 साल की थी तब तक थी वो हमारे साथ, तो उनका वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और पहले ऐसा होता था कि पड़ोस में भेज दो तो घर में नहीं सीखी, तो उनका एक सिखाने का एक तरीका था कि बोले मेरे को 10 रोटी बनानी ना, तो एक बैठ जा, एक बना, तो एक बनाएगी, तुम्हें 10 बनाओगी, जब तक तू तोड़ के भी एक बनाएगी, पर सीखना पड़ेगा, नहीं तो लोग ये कहेंगे मम्मी तो जॉब करती थी, पापा रहते थे, उन्होंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, और मार के भी सिखाया उन्होंने, पर सिखाया। आपके अकॉर्डिंग किसी भी लेडी में को एम्पावर्ड होने के लिए 3 गुण कौन से होने चाहिए? एम्पावर होने के लिए देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो एम्पावर। दूसरा, आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, और बड़ा सबसे कि आपका फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। किसी एक का सपोर्ट तो लगता है, आखिर जब आदमी बहुत कुछ अचीव करके आता है या जरा भी कुछ अचीव करके आता है, आप पूछोगे आज बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, या मदर है, कोई भी लेडी आए, घर वाले ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आपकी मदर रोज खाना बनाती है, सेम बनाती है, पर आप कह दो मम्मी आज सब्जी बहुत अच्छी है, तो मदर की कोशिश है कि कल मैं इससे अच्छी बनाऊं। इसीलिए कहते थे पहले कि आप जितने भी बड़े लोग देखोगे जो सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में, वो के पास बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी
किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या पढ़ा है। तो आप जितना पढ़ोगे, उनकी बात मानो ना मानो, आपको आइडियाज मिलते हैं, आपको वर्ड्स मिलते हैं बात करने के, कि आप नए नए वर्ड्स चुन सकते हो, नई चीजें कर सकते हो। तो पढ़ने की आदत, आप सुन भी रहे हैं, देखिए आप बुक्स नहीं है, आप सुन भी रहे हैं, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको ध्यान से सुनिए। और ये मान के चलिए, अगर आपको सक्सेस होना है तो आप ये मान के चलिए कि आप अभी भी सीख रहे हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आप सीखना बंद कर दोगे। और लाइफ तो रोज आपको नया लेसन सिखा रही है। आज आप ऊपर हो, कल पता नहीं कहाँ होंगे, नीचे आ जाओगे तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। कोई जो नई यंग लड़कियां हैं वो अगर पॉलिटिक्स में आना चाहती है, उनके लिए कोई मैसेज हो दीदी आपका? आपको अगर इस फील्ड में आना है तो एक तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए कि ये बहुत आसान रास्ता है, इसलिए मैं चुनाव जीत गया और मैं कुछ पद पे आ गया तो मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गया। आप चुनाव जीत लड़के देखिए। और राजनीति में आप आना चाह रहे हैं तो आप एक बात मान के आइए, आप राजनीति में आदमी आता है सम्मान पाने के लिए। और जिसको सम्मान पाना होता है, मतलब लोगों की निगाह में जिसको आना होता है, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, फादर, कि श्री तो सबके आगे लगता है, श्री से सीमान बनने आदमी राजनीति में आता है। तो मान जिसको पाना है उसको बहुत झुकना पड़ता है। लोगों के दिल में जब तक आप जगह नहीं बना लोगे तब तक आप सही पॉलिटिशियन नहीं हो। आपके पावर से, आपके पैसे से दब के लोग वोट दे देंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपको अगर सम्मान पाना है तो आपको झुकना और लोगों का दर्द जानना आना चाहिए। पर सिर्फ ये मत सोचिए कि पॉलिटिक्स में आना है तो मुझे पैसा बनाना है, फिर आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मान नहीं मिलेगा आपको श्री मिलेगी, लक्ष्मी मिल जाएगी, आप हो सकता है बहुत, पर पीछे जो लोग आपके बारे में कहेंगे वो आपको फिर सुनना बहुत मुश्किल होगा। तो आप ईमानदारी रखिए और दृढ़ निश्चय के साथ आइए कि मुझे ये करना है, पर पहले मुझे बदलना है। जैसे गांधी जी ने वो बच्चे का गुड़ का उदाहरण दिया था ना, कि वो कहा कि मेरे बच्चे को गुड़ छुड़वा दीजिए, तो गांधी जी कहा था 2 दिन बाद लाना। बोले जब मैं खुद गुड़ खाता था तो मैं इसको कैसे कहता। सबसे बड़ा उदाहरण है गांधी जी, कि जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, पर उसने लोगों के लिए अपने वस्त्र भी त्याग दिए। अभी बहुत आसान है, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि गांधी जी के से देश में आजादी थोड़ी आई है। अभी ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। और आप देखिए उस आदमी के, अकेले आदमी में, जिसकी ना तो कोई पर्सनैलिटी ऐसी थी ग्लैमराइज, एक लाठी लेके और एक वो लेके चलता था। और तब तो इतना मीडिया में, सोशल मीडिया भी नहीं था, पर उसका चरित्र इतना स्ट्रांग था कि उसकी एक आवाज पे हजारों लाखों लोग आ जाते थे। वो भूखा रहता था तो पूरा देश भूखा रहता था। ये उसकी चरित्र की ताकत थी। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो अपना कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा और खुद को पहले खुद में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए और साथ में लोगों को भी जोड़िए। लास्ट में बस यही क्वेश्चन दीदी कि आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, मतलब महत्वपूर्ण क्या है जो हम पा ना सके वो, या जो हम पा सकते हैं वो? देखिए, सफलता आध्यात्मिक वे में देखें तो कोई आपको कहेगा कि आप सेटिस्फाइड हैं, और कोई सफलता की कोई पैमाना नहीं है। जो आदमी एवरेस्ट पे पहुंच जाता है वो भी 10 मिनट रह पाता है, उसको भी वापस नीचे आना पड़ता है। आप जब खुद को बैठ के सोचते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बहुत खुश हूँ, ये मैंने अचीव किया, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि कोई अंत नहीं है। आपने 100 करोड़ कमा लिए तो आप 200 करोड़ कमा सकते हैं, आप 500 करोड़ कमा सकते हैं। आप उसके पीछे मत दौड़िए। जब आप खुद बैठ के रियलाइज करें कि हाँ, मेरी कैपेसिटी ये थी, उससे मैंने आगे निकल के ये हासिल किया, मैं इसमें, आपको खुद का मेंटल पीस कितना है वो आपकी सफलता है। क्योंकि ना, एक आप बहुत बड़े जगह रह रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है पूरी रात, और एक आदमी झोपड़ी में बड़े आराम से सो रहा है, तो आपने बहुत कुछ हासिल किया और आपके पास नींद नहीं है, तो फिर आपने किसके लिए किया। मैं जब खाने में लेट हो जाती हूँ, टाइम नहीं मिलता मुझे, कई बार लेट हो जाती हूँ, मेरी मम्मी मेरे को एक ही बात कहती है कि जब तुम्हारे पास खाने का टाइम नहीं है तो ये सब करना ही क्यों, जब खाना ही नहीं है तो ये सब किसके लिए कर रहे हो। तो सफलता हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपको लगता है कि मुझे ये चीज हासिल करनी थी और मैं ये नहीं कर पाई, आप गोल सेट कीजिए लाइफ में। मेरे लिए भी ये है कि मैं एक एक कदम चल के खुश हूँ, कि मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना था और मैं नहीं पहुंच पाई और ये वो तो वहां पहुंच गया। मुझे लगता है मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो किया या जो मैं कर रही हूँ, आई एम हैप्पी। मेरे को कि बहुत कुछ कर लूंगी तो भी यही 2 रोटी खाऊंगी,
ठीक है, आज मेरे पास मर्सिडीज नहीं है तो भी 4 पहिए की गाड़ी है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास गाड़ी है। जिसके पास छत नहीं है वो भी कोशिश में है कि छत है, तो आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो हर आदमी की सफलता अलग-अलग है। मुझे जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, आज जो दिन निकला बहुत अच्छा निकला, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान लेती हूँ। कल नया चले जाएगा तो नए तरीके से देखेंगे। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता कि ये हासिल करना था और ये मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत खुश हूँ जहाँ हूँ। यही मुझे आगे बढ़ने की वो भी देता है कि यार आज कुछ और नया करते हैं। थैंक यू सो मच दीदी थैंक हमसे यू। बात करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके क्वेश्चंस बड़े वैसे थे, पता नहीं मैं कितने अच्छे से जवाब दे पाई, आपने बट अपने विचार रखे, ये इम्पोर्टेंट है। मैं सोचती हूँ अपने विचार सब तक पहुंचे, ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं एक्चुअली मैं इस बात में कहूँगी कि महिलाओं को, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई आदर्श स्थापित कर रही हूँ। मुझे लगता है कि महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ निकल के बाहर आ जाए। मैं आइडियल नहीं बनना चाहती, तो मेरे को देख के करे या मैं बहुत बड़ी आइडियल हूँ, वो खुद की अपनी क्षमता तराश ले तो वो खुद भी बहुत आगे बन सकती है, हो सकता है बहुत आगे निकल जाए। पर सिर्फ ये है कि आप अपनी क्षमता को पहचान लो, थोड़ा उसको मैनेज कर लो। आप सभी को इष्टा दीदी को सुनकर, उनकी बातों को जानकर, उनके विचारों को जानकर, उनकी यात्रा को जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाएं और खासकर यंगस्टर दीदी से जरूर प्रभावित हुए होंगे। अगले पॉडकास्ट में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।